हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज हो चुकी है, तो अब जो भी कैंडिडेट और जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी पोजीशन अब बहुत सालों से हम जो लोग हैं वो सेम ही मानते हैं कि फिक्स है, इनकी पोजीशन फिक्स है, वहीं के वही हैं, तो वो हैं कॉन्टिनेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं अर्थ के सरफेस पर जिनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। अब तक हमने बहुत साल हो गए हम उसको ऐसे पढ़ते आए हैं कि वो सेम है, तो वो है लैंड एंड वाटर। तो चलिए यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, वो है अल्बर्ट वेगनर। तो वो कौन है? एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट है जिसने एक थ्योरी दी है, जिसने एक एक्सप्लेनेशन दी है प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पर। तो उसने कब ये थ्योरी दी? तो वो दी है 1912 में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट वेगनर जो है प्रपोज दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कि ऑल लैंड मासेस, यानी कि और जितने भी आज हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं हमारी अर्थ पर, जो भी कॉन्टिनेंट्स वो सब पहले ज्वाइन थे, वो एक जगह पर थे और वो ज्वाइन होकर जो कॉन्टिनेंट, बड़ा सा कॉन्टिनेंट बना, उसने एक नाम दिया है, वो है पैंजिया। तो उसे पैंजिया बोलते थे। तो यहाँ पे हम पैंजिया के ब्रोक की बात कर लेते हैं। उनके टूटने के बाद काफ़ी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हम देख रहे हैं अर्थ पर, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके टूटने के बाद क्रिएट हुए हैं। तो ऐसी कौन सी जो डिस्प्लेसमेंट हुई कॉन्टिनेंट्स की, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का नाम देती है हम इसे। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि वेगनर थ्योरी जो है, जो जर्मन का मेट्रोलॉजिस्ट है, उसने जो थ्योरी दी है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इस थ्योरी में इन्होंने हमें बताया कि पैंजिया कैसे बना था और इसके बाद उसके टूटने के बाद ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो आज हम देख रहे हैं वो कैसे बने हैं। तो फिर अब हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम अल्बर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम जान लेते हैं कि अल्बर्ट वेगनर है कौन। एक्चुअली वो जर्मन से है और जर्मन का मेट्रोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डैश ऑफ द लैंड एंड द वाटर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द सेम ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसी कौन सी चीज़ है वो लैंड एंड वाटर के बारे में जो सेम नहीं है अर्थ पर? वो है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, कहीं पे वाटर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे लैंड ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। तो नेक्स्ट है, हु मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन प्रेजेंट डे। तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन है जिसने हमें प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है? तो वो अल्बर्ट वेगनर जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कौन सा ऐसा एनवेलप है जिसमें एयर है और जो हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है अर्थ पर? तो वो एटमॉस्फेयर है। तो कौन सी गैसेज है जो हमें लाइफ देती है? वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्दो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेल करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमें ये लाइफ देती है क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत बेटर होती हैं। नेक्स्ट इज कि एटमॉस्फेयर की एग्जैक्ट थिकनेस क्या है? तो अब तक हमें इसकी थिकनेस पता नहीं है, तो दिस इज़ अ अननोन। तो हम इसका जो एग्जैक्ट थिकनेस हमें नहीं मालूम है, तो बस हम इसका क्या लगा सकते हैं कि एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो एस्टिमेशन क्या है? 10,000 किलोमीटर है ये सी लेवल से, तो हम इसका एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि एटमॉस्फेयर को बनाए रखती है? कि एटमॉस्फेयर क्यों है अर्थ पर? इसका एक ही कारण है, वो है ग्रेविटेशनल पुल होना। अर्थ में जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसी की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, तो गैसेस हैवी भी होती है, हल्की होती है। तो इसका टोटल कितना वेट कितना है एटमॉस्फेयर का? तो वेट है 500 मिलियन टन्स। आई एम रिपीटिंग, इसका वेट है 500 मिलियन टन्स। तो चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर 99% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का वो कहाँ पे होता है? वो 32 किलोमीटर में ही मिल जाता है हमें। जो पहली लेयर है, यहाँ पे हम रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसी में ही 99% जो एटमॉस्फेयर वो कवर हो जाता है। यानी कि थंडरिंग होना, लाइटनिंग होना, वाटर वेपर होना, पार्टिकल्स और जितनी भी वो वेदर फिनोमिना सब कुछ होता है वो इसी में होता है। तो 32 किलोमीटर तक ही हमें सब जो 99% एटमॉस्फेयर है वो मिल जाता है। तो ऐसा जो अब एयर जो है वो कहीं पे थिनर होती है, कहीं पे डेंस होती है। तो वो कहाँ पे होती है? डेंस कहाँ होगी? यहाँ पे अर्थ का सरफेस होगा, यानी कि अर्थ के सरफेस के नियर ये डेंस होगा। और जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, मान लो कि हम माउंटेन्स पर जाए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर बहुत थिन होती है। तो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ मेड अर्थ क्या बना रहा है? एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो ये हमारी अर्थ को क्या बना रहा है? एक यूनिक प्लैनेट बना रहा है। तो एक एटमॉस्फेयर भी एक इनमें से एक है जो हमारे प्लैनेट को यूनिक बनाता है।
तो एयर हमें क्या प्रोवाइड करती है? एयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली ऑक्सीजन, इवन बहुत सी गैसेस हमें प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश कांट प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट और बोथ। कौन सी ऐसी फोर्सेज है वो सडनली नहीं होती है, वो एंडोजेनिक फोर्सेज जो वो सडनली नहीं होती है, वो स्लोली होती हैं। तो नेक्स्ट है एंडोजेनिक फोर्सेज का कारण क्या है, या फिर कौन सी, जब उनके कारण कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो दोनों तरह की मूवमेंट्स होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी होती है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दीज मूवमेंट्स गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ विच फीचर्स। अगर जब ऐसी एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, हॉरिजॉन्टली होती है, वर्टिकली होती है, तो कौन सी नई चीज़ क्रिएट होती है, कौन सी नई चीज़ बनती है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ जो हम अर्थ पर देखते हैं जो सिर्फ इन्हीं के कारण होती है। तो दैट है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर होना यानी कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू हो, तो इसका कारण यही है कि यहाँ पे फोर्सेस लगती हैं, अर्थ पर फोर्सेस होती रहती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस होती रहती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से रिलीफ फीचर्स बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इरोजनल एंड डेपोजिशनल वर्क डन बाय। कौन इरोजन क्यों होता है, डेपोजिशन क्यों होता है? तो मोस्टली इसका रीजन जो है वो रिवर्स, विंड्स, ग्लेशियर, सी वेव्स, दीज ऑल थिंग्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उन दो फोर्सेस के नेम बताएं जो अर्थ के क्रस्ट को इफेक्ट करते हैं। अर्थ का क्रस्ट क्या है? ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्रस्ट है। तो दो तरह के फोर्सेस है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, और दोनों तरह के फोर्सेस ही इसे इफेक्ट करते हैं। दोनों तरह के फोर्सेस जो हैं इसमें चेंजेस लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट है सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स होना आर एक्सपीरियंस्ड इट थ्रू इरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश। किसकी इरप्शन होती है? किसकी इरेक्शन होती है जब मूवमेंट्स होती हैं? तो वॉल्केनोस और अर्थक्वेक मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के नीचे जब हम अर्थक्वेक जो फील करते, एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर वॉल्केनोस जो रप्ट होते हैं। तो दिस इज द रीजन के सडन मूवमेंट्स होती है यहाँ पे। तो वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स इसका आंसर है। राइट टू टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक। कौन सी ऐसी एंडोजेनिक फोर्सेज, यहाँ पे हम एग्जाम्पल जान लेते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है। तो सडन फोर्सेज एंड डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज, दो तरह के फोर्सेज तो सडन और डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज होते हैं। तो सडन फोर्सेज क्यों होते हैं? सडन फोर्सेज का कारण अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। एक्चुअली इट्स सडन फोर्सेज की वजह से ये हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। लेकिन डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जो हैं इनसे माउंटेन बिल्डिंग होती है। डायस्ट्रॉपिक जो फोर्सेस लगती हैं, कोलिजन होता है, टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं, स्ट्रक करती हैं, उनसे माउंटेन बिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दो आइलैंड्स का नेम देना है विच आर अबाउट 135 मिलियन ईयर्स अगो, जो बहुत ओल्ड हैं, तो वो है यूरेशिया एंड गोंडवाना। तो यूरेशिया जब हमारा पेंजिया टूटा था दो हिस्सों में, तो ये उन दो हिस्सों में बंट गया था, दैट वाज द यूरेशिया एंड अनदर वाज द गोंडवाना। तो इन द पास्ट अ वोल्केनो वाज नोन एज, पहले हम इसे वोल्केनो नहीं बोलते थे, पहले वोल्केनो को क्या बोला जाता था? माउंटेन फायर बोला जाता था।